क्या संचित, हर बार तुम क्या फ्री बैठे हुए हो जो दीदी एक कॉल करती है और तुम उनके यहाँ चले जाते हो। ये तक नहीं देखते कि तुम्हारी भी फैमिली है और तुम्हें भी 10 काम होते हैं। निधि शिकायत करते हुए बोली। तो तब संचित उसे समझाते हुए बोला, निधि तुम समझो ना, दीदी को इन सब चीज़ों की इतनी सब समझ नहीं है। उन्होंने कभी ये काम किए ही नहीं है, इसलिए वो बार बार मुझे बुलाती है। उन्हें भी बड़ा अजीब लगता है मुझे यूँ बार बार बुलाना, पर क्या करे, वो भी मजबूर है। उनके देवर जेठ उनकी मदद के लिए नहीं आते तो क्या कर सकते हैं। अब मैं उनका भाई हूँ तो उनकी मदद तो करूँगा ही ना, ऐसे थोड़ी ना उन्हें अकेला छोड़ दूंगा। संचित, मैं उनकी मदद के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर ऐसा क्या तुमने और मम्मी पापा ने दीदी को अपने ऊपर निर्भर बना रखा है कि वो अपने छोटे मोटे बिल भी खुद पे नहीं कर सकती। या तो तुम्हें फ़ोन कर देती है, या बैंक बुला लेती है, या फिर पापा कैश लेकर उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। दीदी पढ़ी लिखी है, ये चीज़ें तो उन्हें तुम्हें पहले ही सिखानी चाहिए थी। लेकिन वो भी कोई बात नहीं, जब पता है कि उनके ससुराल में कोई उनकी मदद नहीं करता तो उन्हें ये सब चीज़ खुद सीखनी चाहिए, ना कि उन्हें तुम लोगों पर निर्भर रहना चाहिए। बस करो निधि, अगर हम दीदी की मदद कर देते हैं तो उसमें बुरा क्या है। एक बेटी अपने मायके वालों को नहीं बोलेगी तो किससे बोलेगी। दीदी के ऊपर इतना दुखों का पहाड़ गिरा है, जैसे तैसे तो वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है, और उसमें भी अब तुम्हें हमारा उनकी मदद करना बुरा लग रहा है। शर्म आने की बात है। सच कहा है किसी ने कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। संचित ने निधि को डांट दिया और कमरे के बाहर निकल गया। निधि अपना सा मुंह लेकर कमरे में रह गई। पता नहीं इस घर के लोग समझना क्यों नहीं चाहते, क्यों अपनी बेटी को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते। संचित की बहन मान्या उम्र में उससे बड़ी थी। घर में मम्मी पापा दोनों की सोच ये थी कि बेटी के हाथ जितने जल्दी पीले हो जाए उतना ही अच्छा। ज़्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करना, इसलिए उसके ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे घर के कामों में निपुण बनाया गया, पर कभी उसे आत्मनिर्भर बनाने की सोची भी नहीं। कभी बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट की शिक्षा उसे दी ही नहीं गई। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसकी शादी कर दी गई। ससुराल भी उसे संयुक्त परिवार ही मिला था, जहाँ पर बहुएं सिर्फ घर के काम के लिए होती थी। उन्हें पैसे टकों के मामलों से दूर रखा जाता था। मान्या के पति और उनके दोनों भाई पिता की ही दुकान पर बैठते थे। शहर में बाजार के बीचों बीच उनके कपड़े की दुकान थी, जो अच्छी खासी चलती थी, इसलिए पैसे टके की कभी भी कोई कमी नहीं हुई। वैसे भी सारा खर्चा पानी सास के हाथों में ही आता था। घर का राशन भी वही मंगाती थी। यहाँ तक कि बाजार से बहुओं को कपड़े और ज़रूरत का सामान दिलाने भी वो खुद जाती थी, और उन्हें कपड़े और ज़रूरी सामान दिलवाकर अपने हाथों से पेमेंट करके आती थी। मान्या की शादी के 8 साल बाद तक भी उसे ये नहीं पता था कि उसके पति की क्या कमाई है। उसका पति उसके हाथ में महीने के हिसाब से कोई पैसे नहीं रह देता था। हमेशा यही कहता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मम्मी से ले लेना। उसी में वो खुश हो जाती थी। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, बच्चों के स्कूल में क्या फ़ीस है, उससे उससे कोई लेना देना ही नहीं था। पति के नाम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, ये तक उसे नहीं पता था। या यूँ कहे कि उनके सामने तो कभी ये बातें होती ही नहीं थी। अभी 10 महीने पहले एक कार दुर्घटना में मान्या के पति, ससुर और सास का देहांत हो गया। बस उसके बाद असल समस्या शुरू हुई। इस पूरे हादसे के 1 महीने बाद ही दोनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। मान्या के लिए देवर और जेठ दोनों ने ही अपने हाथ खींच लिए। उन्होंने तो मान्या को रखने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन मान्या के पिता और संचित उसके लिए लड़ पड़े। तब जाकर उसे घर के ऊपर बने हुए हिस्से में रहने दिया था। अब बात थी खर्चों की, तो दुकान में भी हिस्सा बंटवारा हो गया था। दोनों भाइयों ने मान्या को संचित और उसके पापा के सामने ही 2 प्रस्ताव दिए। या तो दुकान में हिस्सा लो और अपना हिस्सा खुद संभालो, या फिर एक मुश्त 25 लाख रुपए ले लो और दुकान में भी अपनी हिस्सेदारी छोड़ दो। मान्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने संचित और पापा की तरफ देखा तो संचित तो हिस्सा लेने की ही बात कर रहा था। आखिर दुकान की कीमत तो वक्त के साथ बढ़नी ही थी। उसके हिसाब से पैसे तो बहुत कम थे, लेकिन उसके पापा ने एक मुश्त पैसे के लिए कह दिया। आखिर दुकान कौन संभालता, कम से कम पैसों से उसका भविष्य सुरक्षित तो हो जाता। आखिरकार दोनों देवर और जेठ ने मिलकर 25 लाख रुपए मान्या को दे दिए, जिसमें से कुछ पैसे उसके पापा ने बैंक में उसके नाम से खाता खुलवाकर उसके नाम कर दिए, और बाकी के बचे हुए पैसों से दोनों बच्चों और उसके नाम से एफडी करवा दी। लेकिन समस्या यहाँ कहाँ ख़त्म होती। मान्या को तो बाहर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। इंश्योरेंस का अगर कोई पैसा आया भी था तो वो कहाँ गया उसका उसे कोई पता नहीं था। पापा ने कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि हमारा भी काम धंधा है, कब तक कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, और फिर काफ़ी कुछ मिल तो गया है।
मान्या को ना तो बैंक की कोई समझ थी और ना ही कुछ और। कभी बाजार का काम भी उसने खुद नहीं किया। बच्चों की फीस जमा करनी होती या बिजली का बिल जमा करना होता या कोई और समस्या होती, वो फट से घर पे फ़ोन लगा देती। ऐसे में या तो कभी पापा या फिर कभी संचित उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते। एक घर में होने के बावजूद भी देवरानी जेठानी उन्हें देखने तक नहीं आती थी। ये देखकर जब देखो वो अक्सर रोती ही रहती थी, जिस कारण मायके में भी सब लोग परेशान रहते थे। जैसे तैसे निधि के समझाने पर उसने 2 महीने पहले ही पास के ही स्कूल में प्री प्राइमरी टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। तब जाकर के वो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से उभरने लगी थी। लेकिन पैसे टकों के मामले में अभी भी संचित और अपने पापा पर ही निर्भर थी। उसे ऑनलाइन पेमेंट तक करना नहीं आता था और निधि यही बात संचित को बार बार समझाती थी कि अब तो दीदी को सिखा दो, कम से कम वो तो तुम लोगों पर निर्भर नहीं रहे। आज की ही बात लो, निधि के मायके में प्रोग्राम था तो अपने बेटे को लेकर संचित के साथ वहाँ गई थी। अभी वो लोग वहाँ पहुँचे ही थे कि मान्या का फ़ोन आ गया। दरअसल मान्या के बेटे के स्कूल में किसी फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जेंट फीस डिपॉजिट करवानी थी और वो भी ऑनलाइन ही मंगवाई गई थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फीस कैसे जमा करवाए। इस कारण संचित निधि को वहाँ छोड़कर फटाफट मान्या के पास पहुंचा और उसके बेटे के स्कूल में ऑनलाइन पेमेंट कर फीस डिपॉजिट करवाई। बस इसी बात पर निधि को गुस्सा आया था। खैर दूसरे दिन संडे था तो मान्या अपने दोनों बच्चों के साथ अपने मायके पहुंची। निधि सबको चाय नाश्ता परोस कर रसोई में आ गई तो मान्या उसके पीछे पीछे रसोई में आ गई और उससे बोली, भाभी मुझसे नाराज़ हो क्या? नहीं दीदी, मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होऊंगी? वो कल आप इतने दिनों बाद मायके गई थी और मैंने संचित को अचानक बुला लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मान्या धीरे से बोली, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप बेचारी कब तक बनकर रहोगी। अपने छोटे-मोटे पेमेंट के लिए भी आप अपने भाई और पिता पर निर्भर हो, जबकि आपको अच्छे से पता है कि आपके घर में जो करना है, आपको करना है। अपने निर्णय लेना सीखिए, सिर्फ कमाने से आत्मनिर्भरता नहीं आती है। अब आप उन पैसों का सही इस्तेमाल करना सीखते हो, तब जाकर आत्मनिर्भरता आती है। उसकी बात सुनकर मान्या ने कहा, भाभी आप कह तो सही रही हो, पर मुझे सिखाएगा कौन? मुझे तो ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती। दीदी कोई भी अपने माँ के पेट से सीख कर पैदा नहीं होता। उसे जो सीखना होता है वो इसी दुनिया में सीखता है। अगर आपके पिता और भाई नहीं बता रहे हैं तो चलिए मैं सिखाती हूँ। आपके स्कूल में भी आपके साथ जो आपके सहकर्मी होंगे वो आपको सिखा देंगे। पर सीखने के लिए कदम तो आपको ही बढ़ाना होगा। आजकल डिजिटल ज़माना है, कंप्यूटर सीखिए। नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये सब निर्णय आपको लेना है। सलाह ज़रूर लो पर अपने निर्णय खुद लो। उसकी बात सुनकर मान्या तैयार हो गई। अब वो हर रोज़ अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़कर दिन में 4 से 6 बजे के बीच यहाँ आ जाती थी और फिर निधि से ये सब चीज़ें सीखती थी। शुरू-शुरू में तो उसे काफ़ी समस्या आई, लेकिन धीरे-धीरे जैसे वो इन चीज़ों को समझने लगी, उसे इसमें मज़ा आने लगा और आखिर कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद उसे इसका अच्छा खासा ज्ञान हो गया। अब वो अपने छोटे-मोटे पेमेंट के लिए अपने पिता और भाई को नहीं बुलाती थी, बल्कि खुद कर दिया करती थी। आखिर वो अब अपने आर्थिक मामलों में निर्णय खुद लेने लगी थी और अब वो सचमुच अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करने लगी थी।